लक्ष्मी बहुत ही सुंदर थी। वो बहुत ही गरीब थी। उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं था। वह अकेले ही अपना गुजर बसर करती थी। वो बाजार में कांजी वड़ा की दुकान लगाती और उसे जो भी कमाई होती थी उसे अपनी जरूरतें पूरी करती थी। ऐसे ही एक दिन लक्ष्मी रोज की तरह बाजार अपना ठेला लगाने जाती है और वड़ा बेचती है। उसके कांजी वड़ा बहुत ही अच्छे होते थे। ऐसे ही एक दिन एक औरत विमला उसके वड़े के दुकान में आती है। ये कांजी वड़ा कितने रुपए प्लेट है? आंटी जी बस 50 रुपए प्लेट है। बताओ कितनी प्लेट दूं? आय हाय, इतने महंगे कांजी वड़ा। तेरे कांजी वड़ा में सोना छुपा है क्या? इसमें सोना नहीं स्वाद है, तभी तो लोग खाते हैं। मेरे हाथ की कांजी वड़ा आपको खाना है? खाओ, नहीं तो आगे चलते जाओ। लक्ष्मी के इतना बोलने पर विमला बिना कुछ खाए और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और लक्ष्मी कांजी वड़ा से उस बाजार में बहुत फेमस हो गई थी, जिसे उसके पास लोग दूर दूर से आया करते थे। ऐसे ही लक्ष्मी रोज की तरह अपनी कांजी वड़ा का ठेला लगाती है कि तभी उसकी दुकान पर समीर नाम का लड़का आता है और लक्ष्मी को देखकर मन में बोलता है, अबे यार, ये कितनी सुंदर है। इतनी सुंदर होकर इतनी कड़कड़ाती धूप में कांजी वड़ा बेच रही है। अरे इसको देखकर लगता नहीं कि ये कांजी वड़े वाली होगी। भगवान ने इसको बड़ी फुर्सत से बनाया है। समीर लक्ष्मी को देखकर देखता ही रह जाता है कि तभी लक्ष्मी की नजर समीर पर जाती है। ओ हेलो, इधर क्या देख रहे हो? कांजी वड़ा खाने आए हो या मुझे निहारने? आया तो मैं कांजी वड़ा खाने के लिए हूँ, लेकिन आपकी खूबसूरती ने मेरे दिल के तार छेड़ दिए हैं, तो अब मैं दोनों काम करने आया हूँ। अगर यहाँ आकर यही करना है ना तो मेरे ठेले के आसपास दिखाई भी मत देना, वरना आप मुझे थप्पड़ मारोगी। ओए होए, ये लो, मार लो, इसी बहाने आप छू तो लोगी। हाथ से मारकर अपना हाथ गंदा करना नहीं चाहती, लेकिन मेरी चमेली जरूर मारेगी तुम्हें। अरे आपके लिए तो हम चमेली से भी मार खा लेंगे। बुला लीजिए चमेली जी को। चमेली मेरी चप्पल का नाम है, आप बोले तो निकाल दूं। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे मेरा नाम समीर है, मैं यहीं पास में रहता हूँ, एक कंपनी में जॉब करता हूँ। मैंने आपके कांजी वड़े के बारे में बहुत सुना है, इसलिए आज खाने आया हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आप एक प्लेट कांजी वड़ा देंगी क्या? लक्ष्मी समीर को एक प्लेट कांजी वड़ा देती है। समीर कांजी वड़ा खाता है और उस वड़े की खूब तारीफ करता है और पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और समीर अब हर रोज लक्ष्मी की दुकान पर आता है। लक्ष्मी से बहुत सारी बातें करता और वड़ा खाने लगता। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ऐसे ही एक दिन लक्ष्मी समीर को बोलती है, तुम्हें नहीं लगता हम ये गलत कर रहे हैं? तुम्हारी माँ हमारे प्यार को कभी नहीं अपनाएगी, क्योंकि मैं एक गरीब कांजी वड़ा वाली हूँ और तुम एक बड़े घर के बेटे। अरे तुम माँ की चिंता मत करो, माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे हमेशा खुश देखना चाहती है। अब हम बहुत ही जल्दी शादी कर लेंगे, क्योंकि तुम भी तो अकेले घर में रहती हो, तुम्हारे आगे पीछे देखभाल करने के लिए भी तो कोई नहीं है ना। समीर के इतना कहने पर लक्ष्मी समीर के गले लगती है। दोनों कुछ देर बातें करते और अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद समीर और लक्ष्मी एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और समीर लक्ष्मी को अपने घर ले जाता। समीर की माँ ममता बाहर आती है। समीर बेटा, ये सब क्या है? तूने हमें बिना बताए शादी कर ली। अगर तुझे शादी करनी ही थी तो मुझे बता तो देता। माँ, मैं और लक्ष्मी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। आपको पता है, ये बहुत सुंदर और संस्कारी है और खाना तो इतना बढ़िया बनाती है माँ, क्या बताऊं। ये तो तब पता चलेगा जब ये घर को अच्छे से संभाल लेगी। खैर, अब क्या ही बोलूं मैं। तू यहाँ रुक, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। ममता अंदर जाती है और आरती का थाली लाकर बहू का स्वागत करती है और उसको कमरे में भेज देती है। अगले दिन सुबह लक्ष्मी जल्दी उठकर घर का सारा काम कर देती है और घर में सबके लिए खाने के साथ साथ कांजी वड़ा बनाती है। कुछ देर बाद सब खाना खाने आते हैं और खाना खाने के बाद उसके कांजी वड़ा की खूब तारीफ करते हैं। ममता थोड़ी खुश थी क्योंकि उसकी बहू को अच्छा खाना बनाना आता है। उसी शाम ममता के घर की उसकी पड़ोसन विमला आती है। अरे वाह ममता, तू तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली। घर में बहू ले आई और अपनी बहन जैसी पड़ोसन को बताया भी नहीं। अरे तू गुस्सा क्यों हो रही है? तू यहाँ बैठ,
मैं तुझे अपनी बहू के हाथ का कांजी वड़ा खिलाती हूँ। और अपने बेटे की शादी के बारे में मुझे भी कल ही पता चला। अरे कांजी वड़ा सुनकर तो मुंह में पानी ही आ गया। चल माफ किया तुझे, अब कांजी वड़ा मंगवा। ममता लक्ष्मी को आवाज लगाती है और विमला के लिए कांजी वड़ा लाने को बोलती है। कुछ देर बाद लक्ष्मी विमला के लिए कांजी वड़ा लाती है। विमला लक्ष्मी को देखकर मन में बोलती है, अरे ये तो वही कांजी वड़ा वाली है। आय हाय ममता, किसी को भी अपनी बहू बना लेती है। अगर लोगों को पता चला कि ये कांजी वड़ा वाली जो बाजार में बेचती थी वो तेरी बहू है तो लोग तुझ पे थू थू करेंगे। अब तू क्या सोचने लग गई? लेना कांजी वड़ा और बता कैसे बनी है। विमला कांजी वड़ा लेती है और लक्ष्मी को वहाँ से जाने को बोलती है। लक्ष्मी के जाते ही वो ममता को बोलती है, देख ममता, तुझे एक बात बोलती हूँ, बुरा मत मानियो, क्योंकि ये बात ना बहुत शर्मनाक है। बातों को घुमाना बंद कर और सीधा सीधा बता क्या बात है। ये जो तेरी बहू लक्ष्मी है ये बहुत ही गरीब घर से है। हमारे बाजार में कांजी वड़ा बेचती थी। तू मान या मत मान, अगर लोगों को पता चला कि एक तेरे घर की बहू है तो लोग तुझ पे थू थू पक्का करेंगे। विमला लक्ष्मी के बारे में ममता के कान भरने लगती है और कुछ देर बाद अपने घर चली जाती है। विमला की बात सुनकर ममता लक्ष्मी से बात करना बंद कर देती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और ममता लक्ष्मी से बिल्कुल नहीं बोलती। ये सब देखकर उसको बहुत अजीब लगता है और वो ममता के कमरे में जाती है और बोलती है, माँ जी आपको क्या हुआ है? मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मुझे बताइए, लेकिन मुझसे बात करना बंद मत कीजिए। मुझे कभी भी अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला और अब मिला है तो वो मत छीनिए मुझसे। तू यहाँ से जा, मुझे कोई बात नहीं करनी तुझसे और मेरे करीब आने की कोई जरूरत नहीं है। ममता लक्ष्मी को कमरे से बाहर निकाल देती है और उससे बात ही नहीं करती। कुछ देर बाद समीर आता है और उसकी जॉब जाने की खबर देता है। ये सुनकर ममता बोलती है, तू लक्ष्मी की जगह पनौती को घर लेकर आया है, तभी तो तेरी जॉब चली गई। इस कांजी वड़ा वाली को लाया है, इसको बोलना ये तेरी मदद करेगी। माँ लक्ष्मी की वजह से कुछ नहीं हुआ है। अरे इसको आप कुछ मत बोलो। और आप इससे इसलिए गुस्सा हो कि ये कांजी वड़े वाली है। आप सही बोल रही हैं माँ जी, मैं भले ही कांजी वड़ा वाली हूँ लेकिन मुश्किल वक्त में अपने पति का साथ जरूर दूंगी। मैं कांजी वड़ा बेचूंगी और जब तक इनको कोई नौकरी नहीं मिलती मैं घर भी चलाऊंगी। लक्ष्मी इतना बोलकर अपने पुराने घर से ठेला लाती है और घर में कांजी वड़ा बनाकर बाजार में बेचने लगती है। कुछ ही दिन में बाजार में पहले जैसे फेमस हो जाती है और अपने पैसों से घर को संभालती है। ये सब देखकर विमला ममता के कान भरती रहती है, लेकिन धीरे धीरे ममता लक्ष्मी की मेहनत देखकर बहुत खुश होती है और लक्ष्मी से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, तू तो सच में लक्ष्मी है। मैंने तुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं इस विमला की बातों में आ गई थी और तुझसे नाराज होने लग गई, लेकिन आज मुझे पता चला कि तू नाम से ही नहीं बल्कि तू सच में ही लक्ष्मी है, वरना आजकल कोई ऐसा क्यों करता। कोई बात नहीं माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, आपने मुझे अपना लिया, मेरे लिए तो यही बहुत है। ममता लक्ष्मी को अपना लेती है और लक्ष्मी भी समीर की नौकरी मिलने तक कांजी वड़ा बेचती है, जिसमें ममता उसकी मदद करती है। शोभा की हाल ही में मोहन से शादी हुई थी। मोहन और शोभा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब दोनों हनीमून से वापस लौट रहे थे तभी रास्ते में घर आते समय उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है और दुर्घटना में शोभा का एक पैर काटना पड़ता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे चलने फिरने के लिए एक नकली पैर लगा देते हैं। शोभा के साथ हुए इस हादसे के बाद उसकी सास कोमल उसे रोज ताने देने लगती है और नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। ऐसे ही एक दिन वो उससे कहती है, अरे ओ लंगड़ी, कहाँ मर रही है? घर का सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है, ये कौन करेगा, तेरा बाप? वो जी माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। तो क्या सोच रही है? जब देखो कमरे में पड़ी रहती है, कोई काम नहीं करती। जब से तू लंगड़ी हुई है तब से बहाना जो मिल गया है काम न करने का। पता नहीं कौन से पाप किए थे, जो बहू तो मिल गई पर लंगड़ी हो गई। जा यहाँ से और काम कर। अपनी सास की ये बात सुनकर शोभा रोने लगती है और घर का काम करती है। अब हर रोज उसके पति के काम पर जाने के बाद कोमल अपनी बहू को ताने सुनाती और घर का सारा काम उससे करवाती। एक पैर नकली होने की वजह से शोभा को काम करने में बहुत परेशानी थी, पर कोमल
उसकी कोई मदद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन जब शोभा चाय पीते हुए अखबार पढ़ रही थी, तभी वो देखती है कि अखबार में एक रेस प्रतियोगिता के बारे में छपा है, जिसे देखकर शोभा अपने मन में सोचती है, ये तो एक भागने की रेस प्रतियोगिता है, क्यों ना मैं भी इसमें भाग लूं। अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गई तो कोई भी मुझे ये लंगड़ी का ताना देकर नहीं बुलाएगा और ना ही माँ जी कभी मुझे ताने देंगी। हाँ, यही सही है। खुद को साबित करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। मोहन जी घर आएंगे तब मैं उनसे बात जरूर करूंगी और रेस में भाग लेकर रेस भी जीत कर रहूंगी। इतना कहकर शोभा अपना काम करने लगती है और जब रात में मोहन घर आता है तो शोभा उसके पास आकर उसे कहती है, मोहन जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? मोहन जी, आज मैंने अखबार में एक इश्तिहार देखा जिसमें कि एक दौड़ लगाने की रेस प्रतियोगिता के बारे में लिखा था, तो मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना मैं भी इसमें भाग लूं। अरे शोभा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी हालत कैसी है? तुम ऐसे कैसे हिस्सा ले सकती हो? इससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। जी आप सही कह रहे हैं, पर मेरे पास एक यही रास्ता है खुद को साबित करने का। क्या आप भी यही चाहते हैं कि माँ जी की तरह बाकी सब भी मुझे लंगड़ी कहें? नहीं शोभा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे इसमें हिस्सा लेना है तो लेना है। अब आप ये बताओ कि आप मेरे साथ हो या नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी शोभा, बस तुम अपना ध्यान रखना। बाद में ये ना कहना कि मैंने रेस में हिस्सा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मोहन की हाँ सुनकर शोभा बहुत खुश हो जाती है और अब उस रेस में हिस्सा लेने के लिए अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देती है। जब भी वो सुबह दौड़ने जाती तो लोग उसका मजाक उड़ाते, साथ ही उसे अलग अलग नामों से चिढ़ाते। ऐसे ही एक सुबह शोभा को दौड़ता देखकर एक आंटी कहती है, अरे बेटा, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, तुम्हारा एक पैर नहीं है, फिर भी तुम यहाँ रोज दौड़ लगाने आती हो। मैं तुम्हें यहाँ रोज देखती हूँ प्रैक्टिस करते हुए। जी आंटी जी, वो मैं एक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। काश तुम्हारी तरह बाकी महिलाएं भी ऐसे हादसे होने के बाद आगे बढ़ने की सोचे, न कि खुद को कोसती रहे। आपने सही कहा आंटी जी। देखना, एक दिन ये जरूर होगा। जब मैं ये रेस जीतूंगी ना, तो मैं बाकी महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। हाँ बेटा, तुम जरूर ये रेस जीतोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शुक्रिया आंटी जी। अब ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है और शोभा भी वापस घर आ जाती है। दिन गुजरते जाते हैं, शोभा अपनी तैयारी जारी रखती है। ऐसे ही एक दिन कोमल की पड़ोसन विमला उसके घर आती है। तभी शोभा रेस की प्रैक्टिस से घर आती है और उसे देखकर कोमल कहती है, आ गई कलमुही, अपना मुंह काला करवा कर पार्क से। पूरा दिन पार्क में घूमती रहती है, घर का काम नहीं दिखता क्या तुझे? अरे कोमल, ये तू अपनी बहू से कैसे बात कर रही है? तुझे तो तेरी बहू पर फक्र होना चाहिए। एक पैर न होने पर भी वो रेस में हिस्सा ले रही है और रोज मेहनत करती है, और तू है कि उसे अनाप शनाप सुनाई जा रही है। अरे विमला, तुझे नहीं पता इसके बारे में, तू इसकी ज्यादा तारीफें मत कर। मुझे पता है इसके कारनामे। रोज प्रैक्टिस के बहाने पार्क में निकल जाती है ताकि कोई काम न करना पड़े महारानी को। लेकिन माँ जी, मैं तो घर का सारा काम करके जाती हूँ ना। तू चुप कर और जा घर का काम कर, सब ऐसे फैला हुआ है। ठीक है माँ जी। विमला को कोमल का अपनी बहू शोभा के साथ ऐसा बर्ताव पसंद नहीं आता और वो वहाँ से उठकर अपने घर आ जाती है। दिन बीतते हैं, हर दिन के साथ कोमल के ताने शोभा के लिए अब बढ़ते जा रहे थे, पर शोभा किसी भी बात को दिल से ना लगाकर केवल अपनी रेस की प्रैक्टिस पर ध्यान देती है। ऐसे ही एक दिन प्रैक्टिस के दौरान शोभा को चोट लग जाती है, जिसे देखकर कोमल कहती है, बस आ गई महारानी सिर फुड़वा कर, और ले प्रतियोगिता में हिस्सा। अरे पहले लंगड़ी कम थी जो अब अंधी भी होना चाहती है। कोई बात नहीं माँ जी, आप जो भी कहना चाहती हैं मुझे कह सकती हैं, पर एक दिन आप ही मुझे मेरी सफलता पर शाबाशी देंगी, देख लेना। बड़ी आई शाबाशी लेने वाली। ठीक से चला भी नहीं जाता और रेस में दौड़ेगी। मैं भी देखती हूँ कैसे जीतती है ये लंगड़ी बहू रेस। कोमल की ये बात शोभा को बुरी तो लगती है, पर वो इन बातों को खुद पर हावी नहीं होने देती। वो केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जाती है। दिन बीतते हैं और आखिर में वो दिन आता है जिसका शोभा को बेसब्री से इंतजार था, रेस का दिन। और रेस पर जाने से पहले शोभा मोहन से कहती है, सुनिए, आज आप मुझे हौसला दीजिए कि मैं ये रेस जीत कर ही आऊँ और आपका और माँ जी का नाम रोशन कर सकूं। शोभा, ये भी कोई कहने की बात है? तुम्हारी मेहनत से साफ पता चल रहा है कि तुम ही रेस जीतोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लंगड़ी और रेस जीतेगी। जिनके 2-2 पैर हैं वो पागल है ना। पहले ही इसने हमारी बहुत बेइज्जती करवा दी है। अभी भी टाइम है, रोक ले इसे, मत जाने दे। जब हार जाएगी तो बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। माँ जी बस आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं जीत कर ही आऊंगी। हार जीत का फैसला आप नहीं, आज की रेस करेगी। अरे तू जा, मुझे अच्छे से पता है तू हार कर ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी सास की बात को नजरअंदाज करते हुए शोभा और मोहन साथ में रेस पर पहुंचते हैं जहां रेस होनी थी। वहां जाकर शोभा रेस के लिए नाम लिखवाती है। कुछ ही देर में रेस शुरू होती है और देखते देखते कड़ी मेहनत से शोभा रेस जीत जाती है। सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। हाथों में जीत की ट्रॉफी लिए जैसे ही शोभा मोहन के साथ घर वापस आती है तो उसे देखकर कोमल हैरान थी। साथ ही उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी बहू से कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे कितना भला बुरा सुनाया, पर तू सच में बहुत गुणी है। तूने हम सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश में लगी रही और हम सबको अपनी जीत का प्रमाण भी दे दिया। मैं ही मूर्ख थी जो तुझे पहचान न सकी। कोई बात नहीं माँ जी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और अब रोना धोना नहीं, खुशी मनाओ क्योंकि मैं जीत गई। इतना कहकर शोभा अपनी सास को गले से लगा लेती है। अब कोमल कभी अपनी बहू को ताने नहीं देती बल्कि उसका साथ देती। साथ ही शोभा अपनी जैसी सभी महिलाओं का हौसला बढ़ाती है। साथ ही कई संस्थाओं के साथ जुड़ती है। इसके अलावा उसे एक स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर की जॉब मिल जाती है और वो बहुत से बच्चों और महिलाओं की प्रेरणा बनकर सबके लिए कार्य करती है। दीक्षित हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था, आंखों में आंसू और होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए। पिया उसके हाथ को चूमते हुए बोलती है, सुनिए, आप हौसला मत हारिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और फिर मैं आपको बादाम का हलवा बनाकर खिलाऊंगी। पिया, अब ये बेकार की कोशिशें मत करो। तुमने अपनी सारी जिंदगी बस मुझे खुश करने में निकाल दी, पर मैं तुम्हें खुशी नहीं दे पाया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ मत कहिए, आपकी पिया है ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, अब ये मौत मुझे बहुत खास लग रही है क्योंकि तुमने जिंदगी का हर पल इतना खुशनुमा बना दिया कि अब मैं खुशी। दीक्षित 4 साल से एक दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार अपने घर वालों की रजामंदी से दीक्षित और पिया की शादी हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुहाग रात की रात जब दीक्षित पिया का घूंघट उठाता है तो उसके बाद उसके माथे को चूमकर बोलता है, कितना वेट किया है इस पल का। आज मेरी जिंदगी की सब ख्वाहिश पूरी हो गई हैं। तुम अब सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मेरी हो जान। मैं तो हमेशा से आपकी थी और आपकी ही रहूंगी। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और अपनी सुहाग रात को एंजॉय करते हैं। अगली सुबह जल्दी उठकर पिया घर का सारा काम खत्म कर देती है और सबके लिए नाश्ता भी बना देती है। साथ ही वो दीक्षित के कपड़े अलमारी से निकालकर प्रेस कर देती है और उसे उठाते हुए बोलती है, सुनिए, उठ जाइए, सुबह हो गई है। आज शर्मा जी के साथ आपकी मीटिंग है। मैंने नाश्ता भी बना दिया है, जल्दी से रेडी हो जाइए। गुड मॉर्निंग माय सनशाइन। सूरज से ज्यादा चमक तो तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे में है। अजी सुबह सुबह रोमांस सूझ रहा है, क्या बात है। जल्दी से तैयार हो जाइए। बाथरूम में हल्का गर्म पानी रख दिया है, टॉवल रख दिया है और हाँ, ऑर्डरनेल भी लगा दिया है, आपका पसंदीदा जैस्मिन वाला। सब रख दिया, तुम भी चलो, तुम्हारी कमी है। आप भी ना, हटो, काम करना है मुझे। पिया शर्माकर वहाँ से भाग जाती है और थोड़ी देर बाद सभी लोग नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करने बैठ जाते हैं। तभी उसकी सास मोहिनी बोलती है, सच में बहू, तू मेरे और मेरे बेटे का इतना ख्याल रखती है कि एक चम्मच तक नहीं उठाने देती मुझे खुद से। पिया वो। जी हाँ, मुझे पता है। ये लीजिए बादाम का हलवा। मुझे पता था आज आपका मीठा खाने का मन है, इसलिए मैंने पहले ही बना दिया था। अच्छा, और हाँ जी, आपके ब्लैक वाले जूते रेडी कर दिए हैं। आपका रुमाल आपकी पैंट की राइट वाली पॉकेट में है। लैपटॉप आपके बैग में रख दिया है। आपका वॉलेट और गाड़ी की चाबियाँ टेबल पर रख दी हैं। अरे अरे बहू, बस कर, सांस ले ले। सच में पिया, तुम तो मुझे मुझसे ज्यादा जानती हो। एक पल को मैं कुछ भूल सकता हूँ पर तुम नहीं। अरे बस बस, बहुत हो गई मेरी तारीफ। अब नाश्ता कर लो सब। नाश्ता करके दीक्षित ऑफिस के लिए निकल जाता है
और मोहिनी टीवी देखने लगती है। पिया घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद उसके फोन पर दीक्षित का कॉल आता है और वो उससे बोलता है। क्या कर रही हो जान? जी कुछ नहीं, बस घर का काम। अच्छा सुनो ना, वो शर्मा वाली फाइल मैं घर पर ही भूल गया, वो भिजवा दो। ऐसा कभी हो सकता है कि मेरे होते हुए आप कुछ भूल जाए? मैंने मुरारी भैया को भेज दिया है, आपकी फाइल आप तक पहुंच जाएगी। यार सच में तुम मेरी लाइफ की एंजल हो एकदम। कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले उसे सॉल्व कर देती हो। इतना कहकर दीक्षित फोन रख देता है और यूं ही वक्त बीतता जाता है। पिया आगे से आगे दीक्षित के हर काम को कर दिया करती। ऐसे ही एक रात दीक्षित देर से घर आता है और जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है, वो देखता है कि कमरे में चारों तरफ मोमबत्तियां जली हैं और अच्छा सा रोमांटिक म्यूजिक बज रहा है। तभी कमरे में रेड कलर की साड़ी पहने पिया आती है और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम कर बोलती है। एक आरज़ू थी मेरी, कभी यूं मुलाकात हो, तेरे होठों पे हो होठ मेरे और चांदनी रात हो। क्या बात है जान, इतना कातिलाना अंदाज क्यों? क्योंकि आज वो दिन है जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी और पहली नजर में ही तुम्हारी हो गई थी। सच में यार, तुम मुझे हर दिन इतना स्पेशल फील करवाती हो कि दुनिया में मैं सबसे स्पेशल पति हूँ जिसको इतनी केयरिंग बीवी मिली है। मैं सारी उम्र तुमसे यूं ही मोहब्बत करना चाहती हूँ। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हारी आंखों में आने वाला एक भी आंसू। तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरी जिंदगी है और मैं हमेशा तुम्हें और तुम्हारी खुशियों को अपनी लाइफ में सबसे ऊपर रखूंगी। ओह माय लव, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माई लवली हबी। ऐसे ही वक्त बीतता है और गुजरते वक्त के साथ साथ दीक्षित और पिया का प्यार और ज्यादा गहरा हो जाता है। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और वो पिया की जिंदगी में गम के बादल लेकर आती है। दीक्षित की तबीयत खराब होने लगती है। पिया उसे बहुत सारे डॉक्टर के पास लेके जाती है पर उसे कहीं से आराम नहीं आता। बात इतनी बिगड़ जाती है कि दीक्षित को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है, जहां डॉक्टर उसके बहुत सारे टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर पिया और मोहिनी से बोलते हैं। जी देखिए, आपके बेटे को लास्ट स्टेज का कैंसर है। उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। आप उनको जितनी खुशियाँ दे सकते हैं और जितना अच्छा उनको महसूस करवा सकते हैं करवाइए, क्योंकि अब वो ज्यादा दिन तक ये सब नहीं देख पाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मोहिनी बोलती है। बहू, ये सब क्या हो गया? नहीं नहीं, मेरे दीक्षित को कुछ नहीं हो सकता ना बहू। माँ जी संभालिए खुद को, मैं दीक्षित को कुछ नहीं होने दूंगी। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। कुछ देर बाद दीक्षित को होश आता है और वो तीनों घर वापस आ जाते हैं। अब पिया दीक्षित का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है, पर वो कहते हैं ना, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसे ही एक रात दीक्षित पिया की गोदी में सर रखकर सो रहा होता है। तभी उसको तेज की खांसी होने लगती है और उसका बदन दर्द से टूटने लगता है, जिसके बाद दीक्षित करहाते हुए बोलता है। या, ये मुझे क्या हो रहा है? इतना दर्द एक साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको कुछ नहीं होगा। माँ जी जल्दी आइए, दीक्षित को हॉस्पिटल लेकर जाना है। आप हिम्मत रखिए, मैं हूँ ना। ये सब क्या हो रहा है पिया? पिया। मोहिनी और पिया जल्दी से दीक्षित को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उसे आईसीयू में एडमिट कर देते हैं। होश में आने के बाद उसे सब पता चल जाता है कि उसे कैंसर है। आज तक उसके परिवार वालों ने उससे इस बात को छुपा के रखा था। तभी पिया उसके पास आती है, आंखों में आंसू और होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए। पिया उसके हाथों को चूमते हुए बोलती है। सुनिए, आप हौसला मत हारना। मुझे पक्का यकीन है आपको कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर मैं आपको बादाम का हलवा बनाकर खिलाऊंगी। पिया, अब ये सब बेकार की कोशिशें मत करो। तुमने अपनी सारी जिंदगी बस मुझे खुश करने में निकाल दी, पर मैं तुम्हें खुशी नहीं दे पाया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ मत कहिए। आपकी पिया है ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, अब ये मौत मुझे बहुत खास लग रही है, क्योंकि तुमने जिंदगी का हर पल इतना खुशनुमा बना दिया कि अब मैं खुशी। दीक्षित,
दीक्षित कुछ बोलो ना, प्लीज बोलो। उठो ना, मुझसे बात करो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज उठ जाओ। पिया के लाख उठाने पर भी दीक्षित नहीं उठता, क्योंकि वो तो एक गहरी नींद में सो चुका था। दीक्षित के बाद मोहिनी अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो पागल हो जाती है। तो वहीं पिया अपनी और अपनी सास की देखभाल करती है और उसकी जिंदगी में अपना स्पेशल पति बचता है और ना ही कोई खुशी। नीतू झुग्गियों में रहने वाली एक गरीब घमंडी लड़की थी, जिसकी शादी एक बहुत बड़े घर में नरेश नाम के लड़के से हो जाती है, जिसके बाद उसका घमंड और बढ़ जाता है और उसके ऐसे घमंडी स्वभाव को देखकर उसकी सास को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो कहती है, सच में बहू, अगर मुझे पता होता कि तू गरीब होने के बाद भी इतनी घमंडी है तो मैं तुझे कभी अपने घर की बहू नहीं बनाती। माँ जी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? और वैसे भी गरीब घर से निकलकर अमीर घर में आना मेरी किस्मत है। इसमें आपने क्या किया है? आप तो बस एक जरिया हैं। इतना घमंड करना भी ठीक नहीं है बहू। लोग कहते हैं गरीब घर की लड़कियों में बहुत संस्कार होते हैं, उनके अंदर किसी चीज का घमंड नहीं होता है। हमेशा गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर लाना चाहिए, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा हो गया और अब मुझे लगता है कि मुझे किसी अमीर घर की लड़की को ही अपनी बहू बनाना चाहिए था। मुझे उम्मीद है वो तेरे जैसी तो नहीं होती। माँ जी, मुझे ताना मारने के सिवा और कुछ भी काम कर लिया करो। जरूरी नहीं है कि सारे काम नौकर ही करें। मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं तुझे समझा रही हूँ, क्योंकि जिस लड़की में गरीब होने पर इतना घमंड था तो अब तो उसके पास सब कुछ है, तब कहाँ उसका घमंड नीचे आएगा। लगता है मुझसे ही गलती हो गई तुझे पहचानने में। देवकी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और नीतू पर अपनी सास देवकी की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय देवकी हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन शांति कॉटन की साड़ी पहने हुए अपने हाथों में एक छोटा सा बैग लिए उसके घर आती है और कहती है, कैसी हो देवकी तुम, और तुम्हारी बहू कैसी है? शांति तुम आओ आओ, कैसे आना हुआ आज तुम्हारा? आज कैसे अपनी सहेली की याद आ गई तुम्हें? मैं ठीक हूँ और मेरी बहू भी। ऐसी बात नहीं है देवकी, याद तो तुम्हारी बहुत आती है, लेकिन ये रोज रोज तुम्हारे घर पर आऊंगी तो तुम्हारी बहू सोचेगी मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। अब तुम इतनी अमीर जो हो मुझसे। शांति, अगर मुझे अमीर गरीब से इतना फर्क पड़ता तो मैं अपने एक लौते बेटे की शादी एक झुग्गी में रहने वाली गरीब लड़की से नहीं करवाती। इसलिए आज के बाद अपने अंदर ये अमीर गरीब का फर्क मत रखना और ना ही करना। अच्छा ठीक है, तू जीती मैं हारी। अब कभी नहीं बोलूंगी तू अमीर है मैं गरीब हूँ। ये हुई ना सहेलियों वाली बात। लेकिन एक बात बता, मेरी बहू को देखने के लिए सब आए, लेकिन तू क्यों नहीं आई? तू समझती नहीं है देवकी, अब कोई बहू को खाली हाथ देखने थोड़ी ना आता है। और मेरी बहू रेणुका को सैलरी नहीं मिली थी इसलिए नहीं आई थी। अब जब मिल गई है तो जितना हो पाया उतना खर्च करके अपनी तरफ से अच्छी सी साड़ी देख कर लाई हूँ। पागल है तू जो इतना सोच रही है। तोहफा दिल से दिया जाता है, महंगा और सस्ता देखकर नहीं। मुझे उम्मीद है उसे पसंद आएगा। उसने वो गरीबों वाले दिन देखे हैं जो तू अभी काट रही है, इसीलिए वो क्या सोचेगी इस बात की तू चिंता मत कर। देवकी और शांति आपस में बात ही कर रहे होते हैं। देवकी की बहू नीतू वहाँ आती है, जिसे देखकर देवकी कहती है, बहू इनसे मिलो, ये अपनी पड़ोसन और मेरी सहेली शांति है। इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। माँ जी, इनके कपड़ों की हालत देखकर तो नहीं लग रहा कि ये आपकी जैसे अमीर औरत की सहेली होंगी, और ऐसे ही मैं आते जाते लोगों के पैर नहीं छूती हूँ। बहू ये तू क्या बोल रही है? कम से कम दूसरों के सामने तो अपना घमंड कम कर ले और थोड़ा प्यार से बोल ले। माँ जी, आपको तो मेरी हर बात में घमंड ही दिखाई देता है। मैंने इसमें घमंड नहीं दिखाया है, मैं तो बस जो सच है वही बोल रही थी। बस कर बहू, अब कुछ मत बोल, चुपचाप यहाँ आकर बैठ जा। शांति तुझे देखने आई है। आओ बहू, जरा मेरे पास तो बैठो। माफ करना, तुम्हारी मुंह दिखाई करने में थोड़ी देर हो गई। नहीं आंटी जी, वो क्या है ना कि आपके कपड़े और ये गरीब हालत देखकर मुझे आपके पास बैठने का मन नहीं है। आप माँ जी के साथ बैठिए, मैं नौकरों से कहकर आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। और रही बात देखने की, तो आपने मुझे देख भी लिया और बात भी कर ली। बहू रुक तो, ये देख मैं तेरे लिए तोहफे में साड़ी लेकर आई हूँ, देखकर बता कैसी है। अब अपनी सहेली की नई नवेली बहू को देखने के लिए खाली हाथ थोड़ी ना आती। शांति के कहने पर नीतू साड़ी का बैग उससे लेकर साड़ी को खोलकर देखती है और हंसते हुए कहती है, आंटी जी,
आपके इस तोहफे में दी गई साड़ी से अच्छी तो हमारे घर की नौकरानी पहनती है। ये लीजिए आपकी साड़ी आंटी जी, और अपने जैसे किसी गरीब को दे दीजिएगा। लेकिन बहू, ये तोहफा मैं तेरे लिए बड़े प्यार से लेकर आई थी, रख ले बहू। बहू, इस तरह किसी के तोहफे का अपमान नहीं करना चाहिए। इतना घमंड किस काम का है बहू? नहीं माँ जी, जो चीज मेरे काम ही नहीं आ सके वो चीज मैं रखकर क्या करूँगी। नीतू इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी शांति दुखी मन से देवकी से कहती है, देवकी, तूने तो कहा था कि तेरी बहू खुद एक गरीब घर की है, वो मेरी गरीबी और मेरी परेशानी समझेगी, लेकिन ये तो तेरी गरीब घमंडी बहू निकली। मुझे अगर पहले पता होता कि तेरी बहू इतनी घमंडी है तो मैं कभी उसे देखने ही नहीं आती। शांति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर देवकी को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय देवकी की धोबन उसके घर आती है और कहती है, मालकिन, मेरे लड़के की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। अगर हो सके तो कुछ पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपके पैसे वापस कर दूंगी। हाँ बिल्कुल, तुम रो मत, मैं अभी तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ। तुम्हारा बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। मालकिन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। देवकी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद पैसे लेकर नीचे आती है और जैसे ही धोबन को देने चलती है तभी उसकी बहू नीतू वहाँ आती है और कहती है, माँ जी, आपका दिमाग तो ठीक है? ऐसे ही किसी भी गरीब भिखारी को पैसे दान में देती रहेंगी क्या? पैसे पेड़ पर थोड़ी उगते हैं। बहू, उसके बच्चे की तबीयत खराब है, तभी वो इतनी शाम को हमारे पास मदद मांगने आई है, और तुम इसे पैसे देने के लिए मना कर रही हो। क्या भरोसा है माँ जी कि ये सच बोल रही है? हो सकता है ये झूठ बोल रही हो। मालकिन, मैं अपने बेटे की कसम खा के बोल रही हूँ, मेरा बेटा सच में बीमार है। माँ जी, आप जानती नहीं है, ये गरीब लोगों का कोई ईमान नहीं होता है। ये पैसों के लिए अपने बच्चे की झूठी कसम भी खा लेती हैं। बस करिए छोटी मालकिन, लेकिन आप भी कोई अमीर घर से नहीं हैं, एक गरीब झुग्गी वाली हैं। वो तो किस्मत अच्छी है जो आपको इतना बड़ा और अमीर ससुराल मिला। मैंने सोचा था कम से कम आप तो हमारी परेशानी समझेंगी, लेकिन माफ करिए बड़ी मालकिन, आपकी बहू तो एक गरीब घमंडी बहू निकली, जिन्हें अपने घमंड के आगे कुछ नहीं दिखता है। धोबन इतना कहकर बिना पैसे लिए ही वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर देवकी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बहू, तुझे किस बात का घमंड है? क्या है तेरे पास घमंड करने के लिए? शायद तू ये भूल गई है कि जिन गरीब लोगों को तू अपना घमंड दिखा रही है, तू भी उन्हीं में से एक है। अगर मैंने तुझे अपने घर की बहू नहीं बनाया होता ना, तो आज तू भी उसी झुग्गियों में पड़ी होती, गरीबों के बीच। और अगर मेरे बेटे को पता चला कि जिसे मैं संस्कारी लड़की समझकर बहू बनाकर लाई थी, वो एक गरीब घमंडी बहू निकली जो उसकी माँ की कोई कदर नहीं करती है, तो वो तुझे 1 मिनट में घर से निकाल देगा। देवकी नीतू को उसके घमंडी स्वभाव के चलते जो कुछ सुना रही थी, उसकी सारी बातें दरवाजे पर खड़ा उसका बेटा नरेश सुन लेता है, जिसके बाद वो घर के अंदर आकर अपनी माँ देवकी से कहता है, माँ, अब पता लगाने के लिए कुछ बाकी नहीं है। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए नीतू, लेकिन मुझसे शादी करने की तुम्हारी हैसियत नहीं थी। मैंने तो सिर्फ अपनी माँ की खुशी और जुबान के लिए तुमसे शादी करी थी, लेकिन अब जब वो खुशी ही नहीं रही तो तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, तुम अपने घर वापस जा सकती हो। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपना ससुराल छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने घमंड में आकर अपनी हैसियत, सही गलत का फर्क सब भूल गई थी। माफ कर दीजिए आप लोग मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं आगे से कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नीतू के माफी मांगने पर उसके घर वाले उसे माफ कर देते हैं और उसे सुधरने का एक और मौका दे देते हैं, जिसके बाद नीतू अपने घमंडी स्वभाव को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करने के साथ साथ एक अच्छी बहू बनने की भी कोशिश करती है। संगमपुर गांव में एक मदन लाल नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही आलसी था। सुबह जब काम पर जाने का समय होता तो वो तबीयत खराब होने का बहाना करके सो जाया करता। देर तक सोना, खाना और जुआ खेलना उसका बस यही काम था। एक दिन सुबह के समय वो आराम से अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसकी पत्नी साधना वहाँ आती है। उठिए ना जी, कितना सोएंगे आप? 10 बजने को हो रहा है, लेकिन आप है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उठिए ना जी। क्या है साधना, सोने क्यों नहीं दे रही हो तुम? इतना अच्छा मौसम है, जाओ यहाँ से जाओ और सोने दो मुझे। हे भगवान, क्या करूँ मैं अपने इस आलसी पति का? यहाँ दुनिया अपने कामों पर चली गई है और एक ये है कि इनकी नींद ही पूरी नहीं हो रही है।
उठिए ना जी, कितना सोएंगे आप? कैसी पत्नी हो तुम जो अपने पति का सुख भी नहीं देख पा रही हो। इतनी अच्छी नींद आ रही थी लेकिन तुमने मुझे सोने नहीं दिया। सुबह सुबह ही तो सोने का असली आनंद आता है। सुबह हुए बहुत समय हो गया है जी, अब तो दोपहर का समय नजदीक आने वाला है। आपकी बड़ी बहन नेहा के पति की तबीयत खराब थी, जाइए एक बार उसके ससुराल मिलाइए। क्या बात करती हो तुम साधना, तुम्हें पता है ना मुझसे धूप में निकला नहीं जाता बाहर। अगर ज्यादा तबीयत खराब होगी तो खुद ही फोन आ जाएगा। अभी तुम उनकी चिंता छोड़ो, इतना समय हो गया है तुमने अभी तक अपने पति को कुछ खाने के लिए नहीं दिया। जाओ मेरे खाने के लिए कुछ लेकर आओ, भूख लगी है मुझे। हाय राम, ये कैसा आलसी पति दिया है मुझे आपने, जिसे आलस के सिवा कुछ नहीं आता है। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने, जो मेरे नसीब में इतना आलसी पति लिख दिया भगवान ने। साधना इतना कहकर रसोई में जाती है और खाना लेकर मदन लाल के पास आती है। उठिए ना जी, अब तो मैं आपके लिए खाना भी ले आई हूँ। अब तो अपना आलस छोड़ दीजिए और खाना खा लीजिए। हाँ हाँ लाओ जल्दी, मैं सो नहीं रहा हूँ। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी सी आ रही है। आज तो तुमने मेरी पसंद की गुड़ वाली खीर भी बनाई है, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। लाओ जल्दी से शुरू करूँ मैं खाना। मदन लाल बड़े ही चाव से खाना खाना शुरू कर देता है और कुछ पल में ही वो खाने से भरी थाली को खाली कर देता है। अरे वाह साधना, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। खाकर आत्मा तृप्त हो गई। वाह वाह, मजा ही आ गया। खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट बनाती हो तुम। पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब जाकर अपनी बहन के ससुराल में चक्कर लगा आइए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। कुशल मंगल की खबर मिल जाएगी तो मन शांत हो जाएगा। साधना, अभी तो मैंने तुमसे कहा कि दोपहर के समय बाहर निकलना ठीक नहीं है। जब मेरी खुद तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं नेहा को देखने कैसे जाऊंगा। इसलिए कल सुबह जल्दी चलूंगा और इस समय तक लौट आऊंगा। कैसे भाई हैं आप? आपको अपनी बहन से जरा भी प्यार नहीं है क्या? प्यार तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे हाथों का इतना अच्छा खाना खाकर मुझसे तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आंखें खुद ब खुद बंद हो रही हैं। तुम जाओ अभी यहाँ से और मुझे सोने दो, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। देखिए जी, अब आपका आलस बहुत ज्यादा हो गया है। आपको अपने आलस के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जब देखो बस खाना और सोना। आपने तो कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर आपने अपना ये आलस नहीं छोड़ा तो देखिएगा, मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। बता रही हूँ मैं आपको। अरे अरे, तुम तो गुस्सा हो गई। ऐसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी मुझे सोने दो, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। जिसके बाद मदन लाल मुंह से चादर ओढ़कर आराम से सो जाता है। अगली सुबह एक साधु महाराज भिक्षा मांगने के लिए मदन लाल के घर आते हैं। अरे घर में कोई है? अरे साधु आया है, कोई भिक्षा तो दे दो। अरे भिक्षा दे दो माते। अरे बेटा कोई है? अरे साधु महाराज, क्या चाहिए आपको? बताइए मुझे। मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ तो। अरे बेटा, मैं 4 धामों की यात्रा से लौट कर आया हूँ। बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है। अगर मुझे खाने को कुछ मिल जाता तो मेरी भूख शांत हो जाती। हाँ हाँ साधु महाराज, आइए ना, अंदर आइए। आपकी सेवा करने का अवसर मिला है, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। अरे क्या हुआ साधना, क्यों चिल्ला रही हो तुम? बिना बात के मेरी नींद खराब कर दी। जरा देखूं तो किससे बात कर रही हो। हे राम जी, आप उठ गए, ये तो चमत्कार हो गया। रोज तो आप जगाने पर भी नहीं उठते थे, आज बिना जगाए उठ गए। ये देखिए हमारे घर कौन आए हैं। 4 धाम की यात्रा करके साधु महाराज आए हैं हमारे घर। अरे साधु महाराज, आप सुबह सुबह आपके दर्शन पाकर मेरे तो भाग ही खुल गए। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अरे अंदर आइए। साधु महाराज मदन लाल के घर में जाकर बैठ जाते हैं। साधना, जाओ साधु महाराज के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। जाओ जाओ, जल्दी से जाओ। साधुओं को इंतजार करवाना सही नहीं होता है। साधना रसोई में जाकर साधु के लिए एक थाली में भोजन लगाकर लेकर आती है। साधु भोजन करके बहुत प्रसन्न होता है और बोलता है, बेटी, तुम्हारे घर का भोजन खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। तुम्हारे हाथ में ना अन्नपूर्णा का वास है। जी साधु महाराज, मेरी साधना बहुत अच्छा खाना बनाती है।
हाँ, वो तो मैंने आज चख के देख ही लिया है। अब इतने स्वादिष्ट भोजन कराने के बदले मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। बताओ, तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? साधु महाराज, मैं एक काम कर करके बहुत दुखी हो गया हूँ। अब आराम करना चाहता हूँ। मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे कोई काम करने की जरूरत ही ना पड़े, मैं बस आराम करूँ। मदन लाल की बात सुनकर साधु थोड़ा हैरान हो जाता है। ये क्या कह रहे हो बेटा? ये मनुष्य जीवन है। मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए दैनिक कार्य करने की आवश्यकता होती है। तुम्हारी ये इच्छा सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। साधु महाराज, आपने मुझसे मेरी एक इच्छा पूछी, मैंने आपको बता दी। मेरी यही इच्छा है, आप इसे ही पूरा करिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये आपके बोले गए शब्दों का अपमान होगा। मैंने सुना है कि साधुओं से मांगी हुई इच्छा कभी अधूरी नहीं रहती है। आपको मेरी ये इच्छा पूरी करनी ही होगी। मदन लाल की ये बात सुनकर साधु थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तुमने सही सुना है, और वैसे भी हम अपने बोले हुए शब्दों को वापस नहीं लेते, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर होगी। साधु इतना कहकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक जादुई वृक्ष को प्रकट करता है। डरो मत, ये जादुई वृक्ष है, ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। साधु इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वृक्ष बोलता है, मुझे काम दो मुझे, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पहले जाओ, तुम मेरे सारे खेतों को जोत कर आओ और खेतों के चारों तरफ लोहे की तार भी लगा देना। वृक्ष चला जाता है और मदन लाल आराम से सो जाता है। थोड़ी देर बाद वृक्ष फिर से आता है। मुझे काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस बार ज्यादा काम दूंगा ताकि ये मुझे सोने दे। जाओ, घर के लिए शहर से राशन लेकर आओ, पास से मत लाना। आपने ये कैसी इच्छा पूरी करने की बोला साधु महाराज? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ये वृक्ष हमें भी न खा जाए। अरे अभी तक तो वृक्ष नहीं सोने दे रहा था, अब तुम नहीं सोने दे रही हो। जाओ, सोने दो मुझे। आपको सोने के सिवा आता ही क्या है? साधना वहाँ से चली जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि मदन लाल के पास वृक्ष को देने के लिए कोई काम नहीं होता और वो उसे खाने की धमकी दे रहा होता है। साधना, लगता है ये वृक्ष आज मुझे खा ही लेगा। मेरे पास उसे देने के लिए कोई काम नहीं है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब तो मैं थोड़ी देर में वृक्ष के पेट में चला जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। मदन लाल और साधना बात कर रहे होते हैं, तभी वृक्ष वहाँ आता है। मुझे काम करना है, मुझे काम दो, वरना मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। तुम बाहर जाकर पेड़ में बंधे मोती को खोलकर उसकी पूंछ सीधी करके आओ। जाओ, और जब तक सीधी न हो लौट कर मत आना। साधना, तुमने ये क्या काम दे दिया वृक्ष को? वो तो अभी आएगा और मुझे खा जाएगा। आप चिंता मत करिए, अब वो वृक्ष कभी वापस नहीं आएगा। आपने कभी सुना है कि कुत्ते की पूंछ सीधी हुई है? जो आज होगी, या वो वृक्ष उसे सीधी कर पाएगा? और वैसे भी वो पागल कुत्ता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मदन लाल हंसने लगता है और वो वृक्ष कई सालों तक उसी कुत्ते के पीछे भागता रहता है। ना ही वो कभी उसकी पूंछ सीधी कर पाता और ना ही कभी मदन लाल के घर लौटकर वापस आ पाता।